ओके, वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने जो बफर वाला पार्ट था वो कंप्लीट किया था और साथ ही साथ थर्मोडायनेमिक्स भी हमने देखा था। सो नाउ वी आर कंसर्न विद और नेक्स्ट टॉपिक विच इज बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, विटामिन्स एक्सेट्रा। सो शुरुआत जो होगी हमारी वो बायोमोलिक्यूल से होगी और बायोमोलिक्यूल्स में भी कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से हमारी शुरुआत होगी। हमें कार्बोहाइड्रेट्स को इन डिटेल्ड अभी देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल the question arises that what are carbohydrates? So carbohydrates are basically one of the most abundant biomolecules. These are the most abundant biomolecules, and carbohydrates, as its name suggests, these are the hydrated form of carbon. These are the hydrated form of carbon. अगर हम इनके जनरल फॉर्मूला के बारे में बात करें तो जनरल फॉर्मूला आएगा CnH2nOn. That means carbohydrates are made up of carbon, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशो 1:2:1 आता है। तो इनका मोलार रेशो क्या हो गया? 1:2:1। लेकिन ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि हर एक कार्बोहाइड्रेट ने इस रूल को फॉलो करना ही चाहिए। देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट which do not follow this molar ratio, फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट में इंक्लूडेड है। Talking about the types of carbohydrates, so there are three major types of carbohydrate depending upon the number of sugar residues. The first type is monosaccharide, then oligosaccharide and polysaccharide. Monosaccharide, these are simple sugars and these are the monomeric units. That means मोनोसैकेराइड को तोड़ के दूसरी कोई चीज नहीं बन सकती। ये शुरुआत है कार्बोहाइड्रेट्स की, यहीं से शुरुआत होती है। सो मोनोसैकेराइड्स, दिस कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। These cannot be further hydrolyzed. मोनोसैकेराइड्स का एग्जांपल हम सबको पता है, ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन से बना हुआ है, ये मोनोसैकेराइड का एग्जांपल हम कंसीडर करेंगे। देन ओलिगोसैकेराइड्स which are made up of 2 to 20 sugar residue, 2 to 20 sugar residue। इसका एग्जांपल आप सुक्रोज ले लीजिए which is made up of 2 sugar residues, and another type is polysaccharide which is composed of more than 20 sugar residues. For example, starch, which is a stored form of glucose in case of plants. So these are the types of carbohydrates: monosaccharide, oligosaccharide and polysaccharide. Then talking about monosaccharide first. अब मोनोसैकेराइड में जो सिंगल शुगर्स रहते हैं वो 3 कार्बन से भी बन सकते हैं, 4 कार्बन से भी बन सकते हैं, 5 से भी बन सकते हैं, 6 से भी बन सकते हैं। तो जो मोनोसैकेराइड 3 कार्बन से बने हुए हैं
उनको हम ट्रायोजेस कहेंगे, राइट, ट्रायोजेस। और मोनोसेकेराइड्स में हमें ये समझना है कि फंक्शनल ग्रुप के बेस पर दो टाइप्स बनते हैं, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप आइदर अल्डिहाइड रहेगा या कीटोन रहेगा। अल्डिहाइड ग्रुप दैट मींस CHO, कीटोन दैट मींस कार्बोनिल ग्रुप। तो आइदर ट्रायोजेस ले लो या टेट्रोजेस ले लो, पेंटोजेस ले लो, हेक्सोजेस ले लो। कुछ ट्रायोजेस अल्डिहाइड वाले होंगे जिनका फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड है, कुछ ट्रायोजेस कीटोनिक ग्रुप वाले होंगे। जैसे कि ट्रायोजेस में देखिए, ट्रायोजेस में हमारे सामने दो एग्जाम्पल्स है, ग्लिसराल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ग्लिसराल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का अगर हम फॉर्मूला देखें तो हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर CHO ग्रुप है, right? It is having CHO group. That means glyceraldehyde is an aldotrioses. It is having 3 carbon. ये रहे 3 कार्बन, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 and कार्बन नंबर 3. These are 3 carbons. And the 3 carbons is having aldehyde group. Functional group कौन सा है? Aldehyde. So glyceraldehyde is an aldotrioses. And another ketonic group containing trioses is dihydroxyacetone, which is having carbonyl group as the functional group. ये रहा कार्बोनिल ग्रुप जो कि फंक्शनल ग्रुप की तरह काम कर रहा है। एंड अगेन डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन इज मेड अप ऑफ 3 कार्बन्स। तो ये एक कीटो ट्रायोजेस हो गया, ठीक है। कीटोनिक जो फंक्शनल ग्रुप है वो प्रेजेंट है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो ये है ट्रायोजेस। अब थोड़ा अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास ग्लिसराल्डिहाइड के स्ट्रक्चर में एक ऐसा कार्बन है जो कि कायरल है। कायरल दैट मीन्स असिमेट्रिकल, जिसके चारों तरफ 4 अलग अलग ग्रुप्स हैं। इस तरफ अल्डिहाइड ग्रुप है, इस तरफ हाइड्रोजन है, इधर OH है और इधर CH2OH है। तो ये जो कार्बन हुआ ये कायरल कार्बन हुआ या असिमेट्रिकल कार्बन हुआ, जिसके बेस पर आगे हम ऑप्टिकल एक्टिविटी को स्टडी करेंगे। और अगर हम डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन की बात करें तो यहाँ पर हमें कायरल कार्बन नहीं दिखेगा, राइट। दिस कार्बन इज हैविंग सेम ग्रुप ऑन 2 फेसेस, अपर साइड और लोअर साइड में सेम ग्रुप है। तो अगर सेम ग्रुप है तो ये कायरल कार्बन नहीं हुआ। तो ग्लिसराल्डिहाइड में 1 कायरल कार्बन एटम और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में किसी भी प्रकार का कायरल कार्बन एटम नहीं है, राइट। ये चीजें हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो ये थी बात ट्रायोजेस की। अब हम बात करते हैं टेट्रोजेस के बारे में। टेट्रोजेस which are having 4 carbon, and again there will be some tetroses who are having aldehyde as functional group and some tetroses which are having ketone as functional group. For example, अब यहाँ पर आप थोड़ा देख लो 4 कार्बन्स वाला, इसको आप निग्लेक्ट कर दो। 4 कार्बन्स वाला erythrulose, that erythrulose is having 4 carbons, carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3 and carbon number 4. So erythrulose is an example of tetroses, right? erythrulose की तरह ही एक आता है erythrose, erythrose
जो कि CHO ग्रुप कंटेनिंग है, और ये जो इरिथ्रोलोज है ये कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग है। मतलब कि इरिथ्रोज क्या होगा, अल्डो टेट्रोजेस, और इरिथ्रोलोज, इरिथ्रोज हो गया अल्डो टेट्रोजेस, और इरिथ्रोलोज हो गया कीटो टेट्रोजेस। राइट, इरिथ्रोज अल्डो टेट्रोजेस एंड इरिथ्रोलोज कीटो टेट्रोजेस। देन आगे बात करते हैं अबाउट पेंटोजेस। पेंटोजेस विच इज हैविंग 5 कार्बन। और ये पेंटोजेस बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे डीएनए और आरएनए के अंदर पेंटोज शुगर प्रेजेंट रहती है। हमारे सामने दो एग्जाम्पल्स हैं, एक है डी राइबोज और दूसरा है 2-डीऑक्सी डी राइबोज। राइबो शुगर प्रेजेंट रहती है आरएनए में और डीऑक्सी राइबो शुगर प्रेजेंट रहती है डीएनए में। आरएनए और डीएनए के नाम में ही राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड ऐसा बताया गया है। राइबो न्यूक्लिक एसिड मतलब कि ऐसा न्यूक्लिक एसिड जिसके स्ट्रक्चर के अंदर राइबोज प्रेजेंट है, और राइबोज इज हैविंग CHO ग्रुप as a functional group. That's why ribose is an aldopentoses. And if we are talking about deoxyribose, so it is having one less oxygen, but again it is having same CHO group as a functional group. That means ribose and deoxyribose both are aldopentoses. Right, ये हो गए aldopentoses. और अगर हम अल्डो कीटोपेंटोजेस की बात करें, कीटोपेंटोजेस की बात करें तो हमारे सामने दो एग्जांपल आएंगे, एक है राइबुलोज एंड जाइलुलोज। राइबुलोज एंड जाइलुलोज, राइट। So these are pentoses. Again these are having some chiral carbons, लेकिन chiral carbons की काउंटिंग हम बाद में कर लेंगे, फिलहाल हम पेंटोजेस समझ लेते हैं। Now next is hexoses. Hexoses which are made up of 6 carbons, and these are the most common type of monosaccharides in our day-to-day life. Aldehyde group containing hexoses is glucose. Aldehyde group containing hexoses is glucose. Again it is made up of 6 carbons, so D-glucose is an aldohexoses. And talking about carbonyl containing hexoses, which is fructose, a ketohexoses. अब यहाँ पर सवाल है कि सर डी और एल क्या है ना, डी और एल, बेसिकली डी और एल जो है दीज आर दी कॉन्फ़िगरेशंस जो कि हम आगे समझेंगे। फिलहाल के लिए आप सिर्फ इतना याद रखो कि नेचुरली ऑकरिंग शुगर डी फॉर्म में प्रेजेंट रहती है। नेचुरली ऑकरिंग शुगर आर प्रेजेंट इन डी फॉर्म and naturally occurring amino acids are present in L form, present in L form. तो ये कॉन्फ़िगरेशंस हैं D and L, ठीक है। चलो, then talking about stereoisomers. Stereoisomerism is one of the phenomenon in which chiral carbon plays very important role. Stereoisomerism, और जो chiral carbon containing molecules stereoisomerism दिखाते हैं उसको हम stereoisomers कहते हैं।
जैसे कि आप इस मॉलिक्यूल के देखो, इस मॉलिक्यूल को अगर आप मिरर में देखोगे तो इसकी जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड की तरफ दिखाएगी मिरर मिरर के अंदर, और राइट साइड जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ दिखाएगी। मिरर में लेफ्ट की चीज राइट को होती है, राइट की चीज लेफ्ट को होती है, और वाटर इमेज में अप का डाउन होता है, डाउन का अप होता है। तो अभी फिलहाल तो हमारे सामने मिरर है। तो मिरर में ये जो दो ग्रुप्स है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, आप देखोगे कि इनके जो प्लेसेस है वो एक्सचेंज हो जा रहे हैं। मतलब कि OH ग्रुप इधर चले जा रहा है और हाइड्रोजन इधर चले जा रहा है। तो लेफ्ट का राइट को हो गया, राइट का लेफ्ट हो गया। Talking about the definition of stereoisomers, that these are the molecules having same molecular formula but different difference in orientation of atoms or functional groups in three-dimensional space. स्टीरियोआइसोमर्स क्या हुआ? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन इनके एटम्स की और फंक्शनल ग्रुप्स की जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट रहती है 3D स्पेस में। अगर किसी भी मॉलिक्यूल को स्टीरियो आइसोमेरिज्म दिखाना है तो मिनिमल क्राइटेरिया ये है कि उसके पास एटलीस्ट वन कायरल कार्बन एटम रहना चाहिए। और कायरल कार्बन एटम मतलब कि ऐसा कार्बन एटम जिसके चारों तरफ अलग अलग ग्रुप्स है। जैसे कि यहां पर आप इस कार्बन एटम को कंसीडर करो। इस कार्बन एटम के इस साइड में CHO ग्रुप है, इस साइड में हाइड्रोजन है, इस साइड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और इस साइड में CH2OH ग्रुप है। तो यहाँ पर इजीली समझ में आ रहा है कि जिस कार्बन के बारे में हम बात कर रहे हैं ये एक कायरल कार्बन एटम है, और कायरल कार्बन एटम का प्रेजेंस मतलब कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म यहाँ पर परफॉर्म किया जा सकता है। सो टॉकिंग अबाउट कायरल कार्बन एटम और asymmetric कार्बन एटम, यही एग्जांपल ले लेते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड का, जो कि अभी हमने डिस्कस किया है। दिस इज ग्लिसरॉल्डिहाइड which is having one chiral carbon atom, and if we want to know how many isomers that glyceraldehyde can form, then you have to use a simple formula that total number of stereoisomers is equal to 2 to the power n, where n is number of chiral carbon atom, where n is number of chiral carbon atom. फॉर एग्जाम्पल ग्लिसरॉल्डिहाइड के अंदर ये एक कायरल कार्बन एटम है जिसको हमने एस्टर से रिप्रेजेंट किया है। कायरल कार्बन को हम एस्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस कायरल कार्बन एटम is 1 in number. That's why 2 to the power n, that is equal to 2 to the power 1, that is equal to 2. There are two isomers that can be formed by the
glyceraldehyde molecule. Glyceraldehyde molecule can form two chiral carbon atom. अब हम हर मॉलिक्यूल का कायरलिटी तो मेजर नहीं कर सकते, ना ही उनके टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स याद कर सकते हैं, तो इसीलिए हमने एक चार्ट यहाँ पर समझ लिया है या बना दिया है, जिससे कि आपकी जो पढ़ाई है वो और आसान हो जाए. दैट टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड में पहले कॉलम में हमने टाइप्स लिखे हैं, राइट साइड में कायरल कार्बन लिखा है, और यहाँ पर अल्डेहाइड ग्रुप, दैट मीन्स CHO containing tetroses, trioses, whatever the sugars are, and these are the ketone containing sugars, मतलब कि कीटोनिक ग्रुप कंटेनिंग शुगर्स. सो ट्रायोजेज में जो ग्लिसरॉल्डिहाइड है वो 1 कायरल कार्बन वाला है, और इसी 1 को अगर हम जनरल फॉर्मूला में रखें तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स मिल जाएंगे. कीटोनिक ग्रुप DH A, दैट मीन्स डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, 0 कायरल कार्बन रहते हैं, तो यहाँ पर 0 स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे. अब इसका पैटर्न याद रख लो, 1 2 3 4. अब यहाँ पर 0 है तो 0 1 2 एंड 3. अगर आपने इस चार्ट को अपने दिमाग में इमेज के फॉर्म में याद कर लिया तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कैलकुलेट करना बहुत ही आसान हो जाएगा. ठीक है. देन talking about the types of stereoisomers, there are two major categories of stereoisomers. Number one is enantiomer and another is distereoisomers. So enantiomers are the stereoisomers जहां पर सारे के सारे कार्बन एटम कायरल रहते हैं, सॉरी जितने भी कार्बन एटम प्रेजेंट है सब कायरल कार्बन एटम पर चेंज आता है. इट इंक्लूड्स चेंज एट ऑल कायरल कार्बन एटम, मतलब कि शुगर में जितने भी कायरल कार्बन होंगे, किसी शुगर में जितने भी कायरल कार्बन होंगे वहां पर सब में चेंज दिखेगा आपको, वहां पर सब में लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाएगा, तो इनको हम इनांशियोमर कहेंगे. राइट. और दूसरे है डाइस्टीरियो आइसोमर्स. डाइस्टीरियो आइसोमर्स ये ऐसे शुगर्स रहते हैं जो कि कंप्लीट कायरल कार्बन एटम के ऊपर चेंज नहीं दिखाते, चेंज बट नॉट ऑल कार्बन एटम्स. अगर हम इनांशियोमर्स की बात करें तो सारे कार्बन एटम के ऊपर चेंज रहेगा, मतलब कि ये जो मिरर इमेजेस हैं वो फॉर्म होगी. Enantiomers will be the mirror images of each other, and distereoisomers, these will not be mirror images. This will not be the mirror images. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इनांशियोमर का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम ग्लिसरॉल्डिहाइड. ये है ग्लिसरॉल्डिहाइड मॉलिक्यूल एंड दिस इज D-glyceraldehyde. D-glyceraldehyde इसलिए क्योंकि जो कायरल कार्बन एटम है, इस कायरल कार्बन एटम के राइट साइड में हैवी ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए D-glyceraldehyde. और इस ग्लिसरॉल्डिहाइड को अगर हम मिरर के सामने रखें, ये मिरर हमने रख दिया, तो अप साइड और डाउन साइड तो चेंज नहीं होगी, चेंज होगा कहां पर, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट. ये देखिए अब ये फॉर्म हो गया
एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। यहाँ पर डी फॉर्म एंड एल फॉर्म जो है वो कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखा रहे, मतलब कि प्लेन पोलराइज लाइट को ये राइट या लेफ्ट साइड में घुमा नहीं रहे। वो जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है उसको हम स्मॉल डी और स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हम कैपिटल डी एंड कैपिटल एल यूज कर रहे हैं। ये कैपिटल डी एंड कैपिटल एल फॉर्म मॉलिक्यूल का एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। वो जो ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं हम कि प्लेन पोलराइज लाइट को राइट में शिफ्ट कर रहा है या लेफ्ट में शिफ्ट कर रहा है, तो वो स्मॉल डी और स्मॉल एल है। यहाँ पर हम कैपिटल डी और कैपिटल एल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना जो शुगर्स है वो अपने डी फॉर्म में नेचुरली प्रेजेंट रहते हैं। सो नेचुरली ऑकरिंग शुगर्स आर प्रेजेंट इन डी फॉर्म। और अगर अमीनो एसिड की बात करें तो नेचुरली ऑकरिंग अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन एल फॉर्म, राइट। ये हो गई इनांशियोमर की बात। अब थोड़ा डाइस्टीरियो आइसोमर्स की बात करते हैं हम। डाइस्टीरियो आइसोमर्स यहाँ पर चेंज होता है लेकिन सारे कार्बन पर चेंज नहीं होता, जैसे कि एरिथ्रोज और थ्रियोज। CHO बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड C, H बॉन्ड OH, H बॉन्ड OH, CH2OH, ये है डी इरिथ्रोज। और इसको डी इरिथ्रोज को हमने कंपेयर किया थ्रियोज के साथ। दोनों भी 4 कार्बन से बने हैं। एंड हियर you can see that the change is where on the second carbon atom। तो ये दोनों भी कायरल कार्बन एटम, दोनों भी कायरल कार्बन एटम, लेकिन चेंज जो है वो सिर्फ सेकंड कार्बन के ऊपर है। यहां पर चेंज है। थर्ड कार्बन को देखो, वहां पर किसी भी प्रकार का चेंज नहीं है, राइट। यहां पर किसी भी प्रकार का चेंज नहीं है। तो डेफिनेटली चेंज तो हुआ है लेकिन सारे कार्बन के ऊपर हुआ है क्या? नहीं हुआ है। तो ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस होगी क्या? नहीं होगी। तो ये इनांशियोमर भी नहीं होंगे, ये डाइस्टीरियो आइसोमर होंगे। और डाइस्टीरियो आइसोमर्स में ही हमें एक स्पेशल केस देखना है जिसको हम इपीमर कहते हैं। ठीक है, आगे जाकर हम इपीमर भी देखेंगे। और यही इपीमर अगर इनका साइक्लाइजेशन हो जाए, साइक्लाइजेशन यानी कि रिंग बन जाए, तो हमें एनोमर्स मिलेंगे। तो सिंपली आप इतना याद रखो कि डाइस्टीरियो आइसोमर्स किसे कहते हैं। डाइस्टीरियो आइसोमर्स में ही एक स्पेशल केस है इपीमर्स, और इपीमर्स ही अगर साइक्लाइज हो गए, मतलब कि इपीमर जो अपने चेन फॉर्म में है, यहाँ पर हमने जितने भी ये फॉर्म यूज किए हैं, दीज ऑल आर दी चेन फॉर्म। ये सारे के सारे कौन से फॉर्म है? चेन फॉर्म। और अगर इनका साइक्लाइजेशन हुआ, मतलब कि ये रिंग फॉर्म में अगर कन्वर्ट हो गए, तो फिर हमें एनोमर्स मिलेंगे। ठीक है, इरिथ्रोस एंड थ्रियोस अगर कन्वर्ट हो गए, साइक्लाइज हो गए रिंग फॉर्म में, तो हमें एनोमर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस था इनांशियोमर और डाइस्टीरियो आइसोमर्स। नाउ टॉकिंग अबाउट enantiomer first. Enantiomers, which are the mirror images of molecule, of a molecule. मिरर इमेजेस रहती है।
और इनोशियोमर के सारे कायरल कार्बन एटम के ऊपर चेंज आएगा। तो चेंज इज एट ऑल कायरल कार्बन एटम। इनोशियोमर्स में हमें ऑब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। we'll get to know absolute configuration of molecule। तो ऑब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन दो तरीके के हैं, एक है डी कॉन्फ़िगरेशन या डी फॉर्म, और एल कॉन्फ़िगरेशन और एल फॉर्म। तो बेसिकली डी फॉर्म वो होता है जिसका बल्कि ग्रुप राइट साइड में प्रेजेंट रहता है, जैसे कि यहां पर OH ग्रुप जो कि राइट साइड में प्रेजेंट है, तो उसको हम डी फॉर्म कहेंगे, और आगे जाकर इसको हम डी ग्लिसरॉल्डिहाइड कहेंगे। और एल फॉर्म जिसमें बल्कि ग्रुप जो है वह लेफ्ट साइड में प्रेजेंट रहता है। लेफ्ट साइड में प्रेजेंट रहता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो बल्कि ग्रुप है वो लेफ्ट साइड में है, इसलिए हम उसको एल ग्लिसरॉल्डिहाइड बोलते हैं। अब यहाँ पर बिल्कुल भी प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट और राइट में घुमाने की बात हमने नहीं की है। ऑप्टिकल एक्टिविटी की जब बात आती है तब स्मॉल डी और स्मॉल एल को यूज किया जाता है। कैपिटल डी और कैपिटल एल को अगर यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम अब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करते हैं। और याद रखना कि ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, मतलब कि डी फॉर्म एल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, एल फॉर्म डी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। आगे जाकर हमें ये पढ़ने को मिलेगा, मतलब कि फर्दर स्टडीज में जब आप एक्सपेरिमेंटल स्टडीज करोगे तब आपको पता चलेगा कि कॉन्फ़िगरेशन पता करते वक्त किसी ना किसी रेफरेंस मॉलिक्यूल को यूज करना पड़ेगा। जैसे कि हम अगर डेंसिटी को मेंशन कर रहे हैं, डेंसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम वाटर को एज एन आइडियल लिक्विड समझते हैं कि वाटर के ऊपर अगर कोई चीज तैर रही है तो वो लेस डेंस है वाटर से, और अगर डूब रही है तो वाटर से वो ज्यादा डेंसिटी वाली है। तो हमने वाटर को एज अ रेफरेंस मॉलिक्यूल यूज किया है। तो उसी वक्त उसी तरह अब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन किसी मॉलिक्यूल का अगर पता करना हो तो ग्लिसरॉल्डिहाइड को एज एन रेफरेंस मॉलिक्यूल यूज किया जाता है। Glyceraldehyde is used as reference molecule to know absolute configuration। ठीक है, absolute configuration। आगे जाकर आपको कन्फर्मेशन ये एक टर्म आएगी। देखो कॉन्फ़िगरेशन और कॉन्फर्मेशन में एक डिफरेंस है। सपोज मैं ऐसा खड़ा हूं, तो अगर मैंने थोड़ा सा रोटेशन परफॉर्म किया, मतलब कि कुछ एक्सरसाइज परफॉर्म की, और मेरा जो बॉडी एक्सिस है वो थोड़ा चेंज हो गया, तो बेसिकली वो कॉन्फॉर्मेशन चेंज हुआ है ऐसा कहेंगे। और अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हो तो ऐसा समझ लो कि लेफ्ट हैंड तोड़ के राइट हैंड के जगह अटैच कर दिया, और राइट हैंड को तोड़कर लेफ्ट हैंड के पास उनकी जगह अटैच कर दिया। ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन चेंज। ठीक है, तो
कॉन्फॉर्मेशन इजी है, कॉन्फ़िगरेशन डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन में बॉन्ड्स तोड़ने पड़ते हैं, बॉन्ड्स बनाने पड़ते हैं। कॉन्फॉर्मेशन में सिर्फ 3D स्पेस में ही थोड़ा सा रोटेशन परफॉर्म कर लिया तो कॉन्फॉर्मेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? नाउ again talking about enantiomers, that enantiomer can rotate plane polarized light in opposite direction. अब ये बात समझो कि प्लेन पोलराइज लाइट क्या रहती है। हम इस चीज को आगे समझेंगे ही, फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि प्लेन पोलराइज लाइट ये ऐसी लाइट रहती जिसके पार्टिकल सिर्फ एक ही प्लेन में वाइब्रेट करते, राइट? जैसे हमको पता है 3D स्पेस में एक्स प्लेन रहता है, एक वाई प्लेन रहता है, एक जेड प्लेन रहता है, राइट? तो ऐसा समझो कि इन प्लेन्स में से किसी एक प्लेन में ही पार्टिकल वाइब्रेट हो रहे हैं लाइट के। लाइट का ड्यूअल नेचर रहता है, एक वेव नेचर है, एक फोटोन नेचर है, राइट? क्वांटम नेचर। तो ऐसा समझो कि पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं किसी एक प्लेन में, तो उस प्लेन को, ऐसी लाइट को हम प्लेन पोलराइज लाइट कहेंगे। तो जिन इनांशियोमर्स की हम बात कर रहे हैं, ये इनांशियोमर्स जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये प्लेन पोलराइज लाइट को आइदर राइट में बेंड कर सकते हैं या लेफ्ट में बेंड कर सकते हैं। अगर वो राइट में बेंड करते हैं तो हम उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहेंगे, और अगर लेफ्ट में प्लेन पोलराइज लाइट को बेंड कर रहे हैं तो उसको हम लीवो रोटेटरी कहेंगे। ये चीजें आपको आगे और समझ में आएगी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी। ओके, अगर बल्की ग्रुप राइट साइड में प्रेजेंट है तो डेफिनेटली प्लेन पोलराइज लाइट राइट साइड में बेंड होगी, और अगर बल्की ग्रुप कायरल कार्बन एटम में लेफ्ट साइड के ऊपर प्रेजेंट है तो जो प्लेन पोलराइज लाइट है वो लेफ्ट साइड में बेंड होगी। ये होगी प्लेन पोलराइज लाइट जो कि सिर्फ एक प्लेन में चल रही है, और इस प्लेन पोलराइज लाइट को अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी या स्मॉल डी ग्लिसरॉल्डिहाइड के थ्रू हमने पास किया तो प्लेन पोलराइज लाइट राइट साइड में बेंड हो जाएगी। और अगर हमने लीवो रोटेटरी ग्लिसरॉल्डिहाइड के सॉल्यूशन के थ्रू प्लेन पोलराइज लाइट को पास किया तो पता चलेगा कि प्लेन पोलराइज लाइट अब लेफ्ट साइड में थोड़ी बेंड हो चुकी है। तो दिस इज डेक्स्ट्रो एंड दिस इज लीवो। अब इसी को हम ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल एक्टिविटी, राइट? आगे जाकर इसी चीज को हम और ज्यादा इन डिटेल देखेंगे। Now talking about some examples, जैसे कि थ्रियोज ले लो, थ्रियोज एंड इरिथ्रोस, ये डी थ्रियोज हो गया, ये इरिथ्रोज हो गया, CHO बॉन्ड सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी, CH2OH, H bond OH, H bond OH. This is D erythrose.
और सेम 4 कार्बन वाला CHO CH2OH H bond OH H bond OH, सॉरी यहाँ पर OH bond H bond OH CH2OH L erythrose, राइट। ये हमारे सामने 3 एग्जाम्पल्स हैं। अब हमको ये समझना है कि इसमें से डाइस्टीरियो आइसोमर्स कौन से हैं और इनांशियोमर्स कौन से। पहले हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, राइट। 4 कार्बन है, 4 कार्बन है थ्रियोज में भी, इरिथ्रोज में भी, राइट। देन इस कार्बन को हम कायरल कार्बन कहेंगे, इस कार्बन को भी कायरल कार्बन कहेंगे, मतलब कि 2 कायरल कार्बन है। यहाँ पर HOH है, यहाँ पर HOH है, मतलब कि डेफिनेटली यहाँ पर चेंज है। तो दोनों में से एक कार्बन कायरल कार्बन के एटम के ऊपर चेंज है, दूसरा कार्बन कायरल कार्बन एटम देखो HOH HOH, मतलब कि यहाँ पर चेंज नहीं है। तो अगर कंप्लीट चेंज नहीं है, कुछ ही अमीनो एसिड के पास चेंज है, सॉरी कुछ ही कार्बन एटम के ऊपर चेंज है, तो अब हम इसको क्या कहेंगे, डाइस्टीरियो आइसोमर्स। थ्रियोज और एरिथ्रोज क्या हो गए, डाइस्टीरियो आइसोमर्स। अब इन दोनों की बात करते हैं। हमें ये दिख रहा है कि सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दो, यहाँ पर OH कर दो, ऐसा कर दो, ओके। अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो पता चल रहा है कि दोनों कायरल कार्बन एटम के ऊपर चेंज दिख रहा है, मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, इनांशियोमर्स। क्या हो गए, इनांशियोमर्स, ओके। तो अगर एक या एक से ज्यादा कार्बन एटम के ऊपर चेंज दिख रहा होगा तो उसको हम डाइस्टीरियो आइसोमर्स कहेंगे। लेकिन सारे जगह चेंज नहीं होना चाहिए, सारे कायरल कार्बन के ऊपर चेंज नहीं होना चाहिए, एक या एक से ज्यादा, ठीक है। और इनांशियोमर्स में चेंज रहता है ऑल कायरल कार्बन एटम्स के ऊपर। अब यहाँ पर हम कार्बन एटम्स लिख रहे हैं तो ये नॉर्मल कार्बन एटम्स नहीं है, ये कायरल कार्बन एटम्स, ठीक है। लगे तो हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, ओके। देन अब हम आगे बात करते हैं इपीमर्स के बारे में। इपीमर्स, हियर यू कैन सी, हमने 3 हेक्सोजेस लिए हैं, मैनोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। मैनोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो इन तीनों के स्ट्रक्चर को देखने के बाद हमें ये समझ में आ रहा है कि सिर्फ कुछ कुछ जगह पर ही चेंजेस है। तो इपीमर्स क्या होते हैं, इपीमर्स ये ऐसे डाइस्टीरियो आइसोमर्स है जिनके सिर्फ सिंगल कायरल कार्बन के ऊपर ही चेंज रहता है। These are the distereoisomers having change at only one chiral carbon atom। सिर्फ एक ही कायरल कार्बन एटम के ऊपर चेंज रहेगा। देखो डाइस्टीरियो आइसोमर्स मतलब एक और एक से ज्यादा, लेकिन सारे नहीं। और इपीमर्स मतलब सिर्फ एक। जैसे कि आप ग्लूकोज और मैनोज को देखो तो समझ में आ रहा है कि सिर्फ सेकेंड कार्बन एटम के ऊपर ही हमें चेंज दिख रहा है, बाकी जगह हमें चेंज नहीं दिख रहा। इसलिए हम ग्लूकोज और मैनोज को एक दूसरे के C2 इपीमर्स कहेंगे, राइट। ग्लूकोज और मैनोज को हम एक दूसरे के C2 इपीमर्स कहेंगे।
और अगर हम ग्लूकोज और गैलेक्टोज के बारे में बात करें तो हमें समझ में आ रहा है कि फोर्थ नंबर के कार्बन के ऊपर, कायरल कार्बन के ऊपर हमें चेंज दिख रहा है, बाकी तो सारा सेम रहेगा। इसीलिए डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज ये एक दूसरे के C4 इपीमर्स हैं। क्या है? C4 इपीमर्स। ओके, अब यहां पर और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ये स्ट्रक्चर निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप याद रखो एक C3 इपीमर है ग्लूकोज का, C3 इपीमर है ग्लूकोज का, जिसका नाम है डी एलोस। डी एलोस मतलब कि सिर्फ थर्ड कार्बन के ऊपर चेंज होगा। इस स्ट्रक्चर में अगर आप इसको यहां पर रख दो और इसको यहां पर रख दो तो एलोस बन गया। ओके, तो अब तक हम चेन फॉर्म की ही बात कर रहे थे। अब तक हमने जो भी स्ट्रक्चर निकाले वो चेन फॉर्म में निकाले हैं। अब आगे जाकर हम रिंग फॉर्म में स्ट्रक्चर्स निकालेंगे जो कि ज्यादा स्टेबल रहते हैं। लेकिन पहले यह समझना होगा कि चेन फॉर्म रिंग फॉर्म में कन्वर्ट कैसे होते हैं, राइट? तो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ चेन फॉर्म इनटू रिंग फॉर्म। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये आप बाद में भी निकाल सकते हो जब आप इस वीडियो को दोबारा देखोगे। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर कंसेप्ट को समझेंगे कि चेन फॉर्म का कन्वर्जन रिंग फॉर्म में कैसे हो रहा है। पहले तो ये समझ लीजिए कि ऐसे शुगर्स जिनके पास 5 कार्बन और 6 कार्बन रहते हैं वही अपने चेन फॉर्म से रिंग फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, राइट? और रिंग फॉर्म जो है वो ज्यादा स्टेबल रहेगा एज कंपेयर टू चेन फॉर्म। जब रिंग फॉर्म से चेन फॉर्म में कन्वर्जन होता है तब कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनते हैं जिनको हम हेमी एसिटल्स और हेमी कीटल्स कहते हैं। अब हेमी एसिटल्स ये कब बनेंगे? जब शुगर कंटेनिंग अल्डेहाइड ग्रुप कन्वर्ट होगा चेन फॉर्म से रिंग फॉर्म में। और हेमिकीटल कब बनेंगे? जब कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग शुगर कन्वर्ट होगा चेन फॉर्म से रिंग फॉर्म में। तो यहां पर किसी भी प्रकार का लॉस और गेन नहीं होता एटम्स का। इस कन्वर्जन में किसी भी प्रकार का लॉस और गेन नहीं होगा एटम का, ओनली रीअरेंजमेंट होती है। देयर इज ओनली रीअरेंजमेंट of atoms and bonds. There is only rearrangement of atoms and bond. तो बेसिकली चेन फॉर्म का रिंग फॉर्म में कन्वर्जन क्यों हो रहा है, तो उसके पीछे रीजन ये है कि जो 5 प्राइम कार्बन का OH ग्रुप है, मतलब कि 5th कार्बन का जो OH ग्रुप है, या आप ऐसा कर लो उसको C5 कह दो सिंपल। जो 5th कार्बन है उसका OH ग्रुप अटैक करता है फर्स्ट कार्बन के ऊपर। तो 5th कार्बन का OH ग्रुप, रिएक्टिव OH ग्रुप, फर्स्ट कार्बन के ऊपर फर्स्ट कार्बन के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से अब वहां पर बॉन्ड तैयार होता है। और ये बॉन्ड यहां पर बन चुका है, देखो, ठीक है। बेसिकली ये बॉन्ड कर रहे हैं, इस बॉन्ड को कहते हैं। तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ
the bond between carbon number 5, this is carbon number 5 and the carbon number 1, right? सो पॉसिबिलिटी ये है कि जो OH ग्रुप ने अटैक किया है कार्बन नंबर 1 के ऊपर, वह OH ग्रुप बिलो द प्लेन रह सकता है या अबव द प्लेन रह सकता है। अब ये प्लेन यानी क्या, जैसे कि सपोज अब ये 3D में थोड़ा देखो, ये 3D में मैंने एक डायग्राम निकाली है, ठीक है, 3D में थोड़ी डायग्राम निकाली है, इसको थोड़ा सा देखो। आप इमेजिन करो कि आपके सामने एक प्लेट है, या अपना हाथ रख लो अपने सामने, हाथों के ऊपर अगर इस साइड में OH ग्रुप आ रहा है, सपोज इस साइड में OH ग्रुप आ रहा है, तो वो हो गया बीटा फॉर्म। और अगर OH ग्रुप बिलो द प्लेन आ रहा है, मतलब कि नीचे के साइड में आ रहा है, तो वो हो गया अल्फा फॉर्म, राइट। तो उसी तरह यहाँ पर डायग्राम में हमने शो किया है कि अगर OH ग्रुप बिलो द प्लेन है तो इसको हम अल्फा फॉर्म कहेंगे, और OH ग्रुप अगर अबव द प्लेन है तो इसको हम बीटा फॉर्म कहेंगे। क्या कहेंगे? बीटा फॉर्म, ठीक है। और ये जो अल्फा एंड बीटा है, ये कभी भी मोस्टली कहता हूं कार्बन नंबर 1 के ऊपर ही दिखेंगे हम, ओके। तो ये जो डायग्राम है ये आपने बाद में निकाल लेना। नाउ टॉकिंग अबाउट एनोमर्स, anomers are formed due to anomeric carbon, and mostly this anomeric carbon is carbon number 1, right, carbon number 1, या इसी कार्बन को हम हेमी एसिटिल कार्बन भी कह सकते हैं, हेमी एसिटिल कार्बन। And this anomeric carbon is generally defined as carbon with reactive or functional group जैसे कि ग्लूकोज में जो CHO ग्रुप है वो कहां पर प्रेजेंट है? फर्स्ट कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है। तो फर्स्ट कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है, इसलिए कार्बन 1 जो हो गया वहां पर ही OH की हाइड्रोक्सिल ग्रुप की अरेंजमेंट ऊपर नीचे हो सकती है। तो कार्बन 1 इन्वॉल्व रहेगा एनोमर फॉर्मेशन में, जो कि बेसिकली जनरली हमें दिखाई पड़ता है। सो अल्फा और बीटा फॉर्म is decided on the basis of alpha and beta form are decided on the basis of position of OH, position of OH, it can be above the plane or below the plane. If it is above the plane, then it is beta form, and if it is below the plane, then it is alpha. तो ये हो गया अल्फा एनोमेरिक फॉर्म और ये हो गया बीटा एनोमेरिक फॉर्म। तो कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एनोमर्स रिंग फॉर्म में तैयार होते हैं, इपीमर्स चेन फॉर्म में तैयार होते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा है कि रिंग फॉर्म ये ज्यादा स्टेबल रहता है, रिंग फॉर्म इज मोर स्टेबल देन चेन फॉर्म। और रिंग फॉर्म में भी
जो अल्फा वाला फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल रहेगा बीटा वाले फॉर्म से, लेकिन इसको एक्सेप्शन है ग्लूकोज का। ग्लूकोज के अंदर बीटा फॉर्म ज्यादा स्टेबल रहता है। बाकी अगर आप शुगर देखोगे तो उन सब में अल्फा फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा, लेकिन ग्लूकोज के अंदर बीटा फॉर्म ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो हम ये कहते हैं कि अल्फा फॉर्म सबसे सबसे ज्यादा स्टेबल रहता है, लेकिन इसको एक एक्सेप्शन है, वो है ग्लूकोज का। ग्लूकोज में बीटा फॉर्म ज्यादा स्टेबल रहेगा। ठीक है, चलो यहां तक सबको समझ में आया। देन talking about the next point, which is mutarotation. Mutarotation that occurs due to alpha and beta anomers. जैसे कि ग्लूकोज के रिगार्डिंग हमने म्यूटारोटेशन को डिफाइन किया है, that mutarotation is the alternation in the optical rotation of a solution due to change in the equilibrium of alpha and beta anomer of glucose upon dissolution in water. अब होता क्या है कि जब हम ग्लूकोज को, रिंग फॉर्म वाले ग्लूकोज को पानी में डालते हैं, तब हमें दिखाई पड़ता है कि ऑप्टिकल रोटेशन कभी कभी लेफ्ट में बेंड हो रही है, कभी कभी राइट में बेंड हो रही है। देखो, ऑप्टिकल रोटेशन मतलब अगर हमने किसी सॉल्यूशन के थ्रू प्लेन पोलराइज लाइट को पास किया, तो वो प्लेन पोलराइज लाइट आइदर लेफ्ट में बेंड होगी या राइट में बेंड होगी। इसको हम ऑप्टिकल रोटेशन कहेंगे। लेकिन म्यूटा रोटेशन क्या है? म्यूटा रोटेशन मतलब जब हम किसी सॉल्यूशन के थ्रू प्लेन पोलराइज लाइट को पास करते हैं, तो ऐसा दिखता है कि कभी कभी प्लेन पोलराइज लाइट लेफ्ट में शिफ्ट होती है, तो कभी कभी राइट में शिफ्ट होती है। और ये जो लेफ्ट और राइट में शिफ्टिंग है, दैट इज ड्यू टू formation of, or we can say change in concentration of alpha and beta anomer. अल्फा एंड बीटा एनोमर के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होने की वजह से जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है उसमें चेंज दिखता है, कभी कभी राइट में, कभी कभी बेंड में। तो कलेक्टिवली उस चीज को हम कहते हैं म्यूटा रोटेशन। ठीक है, म्यूटा रोटेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया, सपोज यू हैव टेकन अ टेस्ट ट्यूब, और इस टेस्ट ट्यूब में आपने ग्लूकोज का सॉल्यूशन लिया। ठीक है, और इस ग्लूकोज के सॉल्यूशन के थ्रू आपने प्लेन पोलराइज लाइट, जो कि इस प्लेन में वाइब्रेट हो रही है, उसको पास किया। तो पता चला कि कभी कभी प्लेन पोलराइज लाइट यह लेफ्ट में शिफ्ट हो रही है, तो कभी कभी राइट में शिफ्ट हो रही है। एंड दैट shifting to left and right, bending to left and right, is because of conversion of alpha form into beta form, beta form into alpha form। अल्फा और बीटा फॉर्म एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल रहते। तो सपोज आपने अल्फा फॉर्म का कॉन्सेंट्रेशन x कंसिडर किया, और उसका जो ऑप्टिकल रोटेशन था वो +112 डिग्रीज था, मतलब कि राइट को 112 डिग्री से शिफ्ट हुआ। और बीटा फॉर्म जिसका कॉन्सेंट्रेशन आपको 1 - x मानना पड़ेगा, क्योंकि अल्फा और बीटा मिलके सारी चीजें बनती है। तो अगर अल्फा x है तो बीटा 1 - x हो जाएगा। और बीटा की वजह से +18 डिग्रीज का आपको ऑप्टिकल रोटेशन दिखा। और बाद में पता चला कि जो दोनों का मिल के इफेक्ट आ रहा है वो 52 डिग्रीज का आ रहा है, कलेक्टिव इफेक्ट। तो इसके ऊपर से अल्फा और बीटा
फॉर्म का कॉन्सेंट्रेशन हम डिसाइड कर सकते हैं। व्हाट यू हैव टू डू, 112 मल्टीप्लाइड बाय x, मतलब कि इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, और ये जो प्लस का साइन है वो रिटेन करो। 112 प्लस प्लस 18 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 52। तो ये हो गया 112x प्लस 18 माइनस 18x इज इक्वल टू 52, दैट इज इक्वल टू 112x माइनस 18x, मतलब कि 94x हो गया। 94x प्लस 18 इज इक्वल टू 52, देन 94x इज इक्वल टू 52 minus 18, that is equal to 34, right? 34, then 94x, अब 94 को इधर सेंड कर दो, 34 डिवाइडेड बाय 94, देन x इज इक्वल टू करीबन 1/3 आता है ये, तो 0.3 समथिंग आएगा, 0.36 समझ लो, ठीक है, 0.36 समझ लो। तो अगर x इज इक्वल टू 0.36 है तो 1 माइनस एक्स कितना होगा, 0.64, दैट इज परसेंटेज में 34%, 64%। तो x को हमने कौन सा फॉर्म माना था, अल्फा फॉर्म। 1 माइनस एक्स को हमने कौन सा फॉर्म माना था, बीटा फॉर्म। सो 34% x फॉर्म हो गया, मतलब कि अल्फा फॉर्म हो गया, और जो बीटा फॉर्म है वह 64% हो गया, राइट। सो इस तरीके से हम म्यूटा रोटेशंस को समझ सकते हैं। ओके, देन टॉकिंग अबाउट द ऑप्टिकल रोटेशन, जो अभी अभी हमने डिस्कस किया कि प्लेन पोलराइज लाइट को अगर हम ग्लूकोज सॉल्यूशन से मूव कराते हैं तो हमें ये दिखता है कि प्लेन पोलराइज लाइट राइट को बेंड हो रही है या लेफ्ट को बेंड हो रही है। तो ये जो बेंडिंग हो रहा है प्लेन पोलराइज लाइट का, इसे ही हम ऑप्टिकल रोटेशन कहते हैं। अब इससे पहले हमको प्लेन पोलराइज लाइट समझनी होगी। हमने यहाँ पर लाइट बीम शो की है और इस लाइट बीम में से लाइट निकल रहा है, और लाइट जो है वह अनपोलराइज है, मतलब कि इसके जो मॉलिक्यूल्स है, लाइट के जो पार्टिकल्स हैं, these light particles are moving in, so the light whose particle are vibrating in more than one plane, तो उसको हम अनपोलराइज लाइट कहेंगे। ऐसी लाइट जिसके पार्टिकल्स मोर देन वन प्लेन में वाइब्रेट कर रहे हैं उसको हम अनपोलराइज लाइट कहेंगे, राइट। और ऐसी लाइट, अनपोलराइज लाइट, अगर हमने पोलराइजर के थ्रू पास की तो पता चलेगा कि लाइट अब सिर्फ एक ही प्लेन में वाइब्रेट कर रही है। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि लाइट अब सिर्फ एक ही प्लेन में वाइब्रेट कर रही है। इस प्लेन में लाइट जो आगे जाकर लाइट के पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे थे ब्लू कलर के प्लेन में, वो अब येलो कलर के प्लेन में आ चुके हैं। अब ब्लू कलर के और येलो कलर के दोनों भी पार्टिकल्स, फॉर एग्जांपल, ये सिर्फ येलो कलर के प्लेन में ही वाइब्रेट हो रहे हैं, राइट। जैसे कि देखो यहाँ पर ये लाइट सोर्स लिया है और मोर देन वन प्लेन में अब लाइट वाइब्रेट कर रही है, और जब इस लाइट को हम पोलराइजर के थ्रू पास करेंगे तो हमें दिख रहा है कि लाइट अब सिर्फ एक ही प्लेन में वाइब्रेट कर रही है। और ये लाइट को जब हम किसी सॉल्यूशन के थ्रू, यहाँ पर सॉल्यूशन प्रेजेंट है, सपोज ग्लूकोज सॉल्यूशन प्रेजेंट है, इस सैंपल ट्यूब में ग्लूकोज सॉल्यूशन प्रेजेंट है, इस लाइट को अगर हमने सैंपल ट्यूब के थ्रू रन किया तो पता चल रहा है कि धीरे धीरे राइट जो लाइट है वो राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हुई है। देखो पहले लाइट ऐसी थी, अब वो ऐसी शिफ्ट हो चुकी है, राइट। एंड दैट शिफ्टिंग और बेंडिंग ऑफ लाइट हैज occurred into the right side, into the
right side. So this is our observed optical rotation which is regarded as अल्फा। और इस जो बेंडिंग ऑफ लाइट है इसको एनालाइज किया है किसने, एनालाइजर ने। और उसने हमको बताया है, इस इंस्ट्रूमेंट ने हमको बताया है कि लाइट जो है वह 112 डिग्री से राइट साइड में बेंड हुई। ठीक है, तो दिस इज ऑप्टिकल रोटेशन। ओके, सो ऑप्टिकली एक्टिव molecule when interacts with plane polarized light, change in plane of polarization occurs, and that change in polarization is analyzed by analyzer और डिटेक्टर। लेकिन ये जो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है जो कि लाइट को बेंड कर रहा है, उसको बेंड करने के लिए कुछ ना कुछ क्राइटेरिया लगता होगा। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने के लिए सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है, वो है कायरल कार्बन एटम की। एटलीस्ट एक कायरल कार्बन एटम तो रहना ही चाहिए। सो एटलीस्ट वन कायरल कार्बन must be present, must be present। अगर चेंज इन पोलराइजेशन अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है मतलब कि डेक्स्ट्रो डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब कि राइट डायरेक्शन में हो रहा है, तो हम उसको स्मॉल डी और प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर चेंज इन पोलराइजेशन ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो हम उसको लीवो कहेंगे या स्मॉल एल और माइनस कहेंगे। तो याद करो ये घड़ी है, घड़ी जो है वो ऐसे इस डायरेक्शन में घूमती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहा मतलब कि राइट साइड को अगर बेंड हो रहा होगा तो वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा ग्लूकोज मॉलिक्यूल। और अगर लेफ्ट साइड को बेंड होती है मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज होती है तो वो लीवो रोटेटरी होगा। राइट, क्लियर। Then talking about the specific optical rotation, specific optical rotation, specific optical rotation which is denoted by alpha। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, अल्फा डी एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये टेम्परेचर है। अगर इसको आपको मतलब कि स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन को अगर कैलकुलेट करना है तो आपको जो ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन मिला है उसको पाथ लेंथ से डिवाइड करना पड़ेगा, पाथ लेंथ एंड कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड करना पड़ेगा। पाथ लेंथ विल बी इन डेसीमीटर एंड कॉन्सेंट्रेशन विल बी इन ग्राम पर ml, याद रख। एनालाइजर ने जो रोटेशन दी है इट इज ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन, और उस ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन से हमने स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन कैलकुलेट करना है
तो उस ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन को हम डिवाइड करेंगे पाथ लेंथ और कॉन्सेंट्रेशन से। अगर इसको और अच्छे से समझना है तो सिंपली ऐसा देखो कि प्लेन पोलराइज लाइट को, जो कि एक ही प्लेन में वाइब्रेट कर रही है, इस प्लेन पोलराइज लाइट को हमने पास किया इस सॉल्यूशन से, ग्लूकोज सॉल्यूशन से। तो जितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है वो हो गई पाथ लेंथ। लाइट ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो हो गई पाथ लेंथ। उसको हम डेसीमीटर में कैलकुलेट करते हैं। याद रखना 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके ऊपर से अगर मैं ये कहूं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, चलो ठीक है, 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आपको ऐसा ही आने वाला है कि 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। तो सिर्फ आपको पता चाहिए कि 1 डेसीमीटर मतलब कि कितना होता है, दैट्स इट। और यहाँ पर आगे जाकर बेंडिंग होगी, तो ये जो बेंडिंग का एंगल है इसको हम क्या कहेंगे, ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन। और इस ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन को यहाँ पे रखना है, पाथ लेंथ की वैल्यू को यहाँ पे रखना है, कॉन्सेंट्रेशन तो दिया जाएगा, उस कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ पे रख देना है और सिंपली एक कैलकुलेशन परफॉर्म करना है जिससे कि आपको आंसर मिल जाए। इवन CSR नेट में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, पार्ट ए में आते हैं। ठीक है, हर बार आते हैं ऐसा नहीं कह सकता हूं मैं, लेकिन कई बार आए हुए हैं एज पर माय ऑब्जर्वेशन। ठीक है, देन talking about racemic mixture, what is racemic mixture? जब आप इक्विमोलार कॉन्सेंट्रेशन लेते हो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी फॉर्म का, तब आपको ये दिखाई देता है कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी फॉर्म एक दूसरे के बेंडिंग को कैंसल आउट करेंगे। बाद में आपको पता चलेगा कि किसी भी प्रकार की ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं हुई है। प्लेन पोलराइज लाइट ना ही राइट में बेंड हुई ना ही लेफ्ट में बेंड हुई। ये हो गई प्लेन पोलराइज लाइट जो कि पास हुई है ऐसे मिक्सचर के थ्रू जिसमें फॉर एग्जांपल 0.1 मोलार डी ग्लूकोज है और 0.1 मोलार एल ग्लूकोज है, राइट। तो आगे पता चलेगा कि जो बेंडिंग है वो 0 डिग्री से हुई है, मतलब कि प्लेन पोलराइज लाइट किसी भी प्रकार से बेंड नहीं हुई है। 0.1 मोलार डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो ग्लूकोज है वो सपोज 52 डिग्री से राइट साइड में मूव कर रहा था, बेंड कर रहा था प्लेन पोलराइज लाइट को, तो लीवो रोटेटरी भी लेफ्ट साइड में 52 डिग्री से कर रहा था। तो दोनों का जो नेट इफेक्ट है वो 0 डिग्रीज होगा, मतलब कि प्लेन पोलराइज लाइट के ऊपर किसी भी प्रकार का बेंडिंग नहीं होगा। एंड सच मिक्सचर आर नोन एज रेसिमिक मिक्सचर, जिसको हम पॉजिटिव निगेटिव और DL मिक्सचर्स कहते हैं। These are the equimolar mixture of optically active forms. Equimolar mixture of optically active forms. बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है, कैंसलेशन हुआ है ऑप्टिकल एक्टिविटी का। ठीक है, चलो talking about next point that monosaccharides are reducing sugars. Monosaccharides and some oligosaccharide may be some disaccharide, these are reducing sugars.
ऐसी शुगर्स रहती हैं जिनके पास फ्री अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप रहेगा। जिनके पास फ्री अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप है, जो दूसरे के साथ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है, वो रिएक्टिव रहते हैं। और रिएक्टिव होने की वजह से सामने वाले को वो रिड्यूस कर देते हैं, खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, राइट। मोनोसैकेराइड्स एंड सम डाइसैकेराइड्स, these are reducing in nature. डाइसैकेराइड्स बाद में हम देखेंगे, फॉर नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मोनोसैकेराइड्स। रिड्यूसिंग शुगर है कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, इसको पता करने के लिए कुछ ना कुछ तो टेस्ट करनी पड़ेगी हमको, केमिकल टेस्ट। तो शुगर वेदर रिड्यूसिंग नेचर की है या नॉन रिड्यूसिंग नेचर की है, उसे डिटरमाइन करने के लिए हम बेनेडिक्ट सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और फेलिंग सॉल्यूशन। डेफिनेटली आपने ये एक्सपेरिमेंट केमिस्ट्री के लैब में किए हैं अपने बीएससी के टाइम में, डेफिनेटली किए। तो बेसिकली ऐसे केस में होता क्या है कि अगर शुगर रिड्यूसिंग है और उसमें हमने बेनेडिक्ट सॉल्यूशन डाला, तो पता चलेगा कि जो Cu डाई पॉजिटिव आयन है उसका रिडक्शन होके वो Cu पॉजिटिव हो जाता है। और ये आयन अगर बन गया तो हमें ब्रिक रेड मिलेगा कलर उस टेस्टिंग ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब में। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, हमें ब्लू से लेकर ब्रिक रेड कलर मिल रहे हैं, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड ब्रिक रेड। अगर ब्लू कलर आया तो कम से कम शुगर का कॉन्सेंट्रेशन है, शुगर का कॉन्सेंट्रेशन अब बढ़ते जाएगा जैसे जैसे ग्रीन, येलो, ऑरेंज और ब्रिक रेड कलर आएगा, ठीक है। और ये जो ब्रिक रेड कलर तैयार हुआ है, दैट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ओसाजोन्स। Osazones are nothing but colored crystals. These are the colored crystals. So this is how monosaccharides are reducing sugar. All monosaccharides are reducing sugar, and some disaccharides. These are reducing sugars. Now talking about derived sugars, और derived sugars में भी पहला acidic sugar। मोनोसैकेराइड को अगर हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया तो उससे हमें एक दूसरी शुगर मिलेगी जो कि मोनोसैकेराइड से ही डिराइव होगी। जैसे दूध से दही बनता है, दैट मीन्स दही इज डिराइव्ड फ्रॉम दूध, उसी तरह मोनोसैकेराइड को मॉडिफाई करके हमें डिराइव्ड शुगर मिलेगी। उसी में पहला जो एग्जाम्पल है या पहला जो टाइप है वो है एसिडिक शुगर। तो सिंपली एसिडिक शुगर में हम ऑक्सीडेशन करते हैं शुगर्स का। अगर शुगर्स का ऑक्सीडेशन कर दिया तो अब उनके पास CHO की जगह COOH ग्रुप आ जाता है, ठीक है। उनका जो CHO ग्रुप है ये ऑक्सीडेशन के बाद कन्वर्ट हो जाता है COOH, मतलब कि ऐसा समझो एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया तो वहां पर COOH बन जाएगा। अब इनके स्ट्रक्चर्स बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है हमको, हम इनके लिस्टिंग्स ले लेंगे, राइट। जैसे कि ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकुरोनिक एसिड, राइट, आइडुरोनिक एसिड,
गैलेक्टोज से गैलेक्टोरोनिक एसिड, और एक दूसरा एग्जाम्पल है विटामिन सी का, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। और ये फ्रुक्टोज से डिराइव होता है, मतलब कि फ्रुक्टेज जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका। तो आप सिर्फ इतना याद रखो कि विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड ये एक एसिडिक शुगर है, ठीक है। तो ये हो गई एसिडिक शुगर, जो कि मोनोसैकेराइड के ऑक्सीडेशन से बनती है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अमीनो शुगर। अमीनो शुगर जिसमें अमीनो ग्रुप ऐड किया जाता है। तो किसी कार्बन को अमीनो ग्रुप ऐड कर दिया तो वो अमीनो शुगर बन जाएगा, राइट। फॉर एग्जांपल ग्लूकोजामाइन एंड गैलेक्टोजामाइन, ठीक है। हालांकि ग्लूकोजामाइन और गैलेक्टोजामाइन ये ज्यादा ऑब्जर्व नहीं की जाती, इनके थोड़े मॉडिफिकेशंस, मतलब कि एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन और एन एसिटिल गैलेक्टोजामाइन कॉमनली ऑब्जर्व। मतलब कि जो नाइट्रोजन आपने ग्लूकोजामाइन में डाला है, उस नाइट्रोजन को एसिटिल ग्रुप दे दो। जो गैलेक्टोजामाइन, मतलब कि गैलेक्टोज लिया, उसके ऊपर अमाइन डाला, और अमाइन का जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर एसिटिल ग्रुप ऐड कर दिया, दैट इज एन एसिटिल गैलेक्टोजामाइन। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, ये रहा सेकंड कार्बन जिसको हमने अमोनिया ग्रुप दिया, सपोज ये अमोनिया ग्रुप दिया। अब अमोनिया ग्रुप दिया तो एक हाइड्रोजन कम कर दिया, उसके साथ हमने एसिटिल ग्रुप ऐड कर दिया, एसिटिल ग्रुप दैट इज CH3CO। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ये एसिटिल ग्रुप हो गया। तो ये हो गया एसिटिल, एन एसिटिल हो गया क्योंकि ये नाइट्रोजन के साथ एसोसिएटेड है। और ये पूरा हो गया ग्लूकोजामाइन, ग्लूकोज लेकिन अमाइन कंटेनिंग, और इसके ऊपर एसिटिल ग्रुप ऐड कर दिया तो फिर एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन। देखो कितना सिंपल, ठीक है। तो आपको आगे जाकर पता चलेगा कि अमीनो शुगर these are present in bacterial cell wall. These are present in bacterial cell wall. ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट एल्कोहलिक शुगर, मतलब कि कौन सा ग्रुप रहना चाहिए, एल्कोहलिक ग्रुप रहना चाहिए, राइट। जब हम CHO ग्रुप का ऑक्सीडेशन करेंगे, CHO ग्रुप का अगर सॉरी रिडक्शन कर दिया, नॉट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किया तो COH ग्रुप तैयार होगा, हमने रिडक्शन कर दिया तो अब यहाँ पर OH ग्रुप बन जाएगा, जिसको हम एल्कोहल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्लिसरॉल्डिहाइड, CHO बॉन्ड C बॉन्ड CH2OH, H बॉन्ड OH, दिस इज ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड के CHO ग्रुप के ऊपर अगर हमने रिडक्शन कर दिया तो अब ये क्या बन जाएगा, बॉन्ड H बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड C, CH2OH बॉन्ड CH2OH, दिट इज नोन एज ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल जिसको जब ठंड गिरती है तब स्किन
मॉइस्चराइजर में ऐड करते हैं, ठीक है, ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लिसरॉल की तरह अदर एग्जांपल्स भी है, जैसे कि रैबिटॉल, मैनिटॉल, सॉर्बिटॉल, xylitol एक्सेट्रा। सॉर्बिटॉल आपको याद होगा, सॉर्बिटॉल जो है वो हार्ट पेशेंट के लिए यूज किया जाता है। जब हार्ट अटैक कंडीशंस रहती है तब 1 रुपए की सॉर्बिटॉल की गोली अगर आप अपने पेरेंट्स के टंग के नीचे अगर रख दो तो हार्ट अटैक एक्सटेंड हो जाता है 12 to 16 आवर्स या 24 आवर्स के लिए वह एक्सटेंड हो जाता है। उतने टाइम में आप आराम से हॉस्पिटल में जाके जो प्रोसीजर्स है वो शुरू कर सकते हो। सिर्फ 1 रुपए की गोली जान बचा सकती है सॉर्बिटॉल। आप मेडिकल में जाओ, सॉर्बिटॉल की गोली वो दे देंगे, लेकिन ये तभी यूज करना है जब हार्ट अटैक जैसी कंडीशंस हो। हार्ट अटैक जैसी कंडीशंस हो कैसे पता करना? हार्ट अटैक कभी भी डायरेक्टली नहीं आता है, 15 दिन या 1 महीने से ही पहले वो इंडिकेशन देता है। लेफ्ट आर्म बहुत ज़्यादा दुखने लगता है, लेफ्ट चेस्ट, लेफ्ट आर्म, लेफ्ट साइड का नेक रीजन वो बहुत ज़्यादा दुखने लगता है। तो दैट इज एन इंडिकेशन ऑफ हार्ट ब्लॉकेज। तो एज एन प्रिवेंटिव मेजर आप जाके पेरेंट्स को लेके वहां पर चेक कराओ। अगर वो कह रहे हैं बार बार कि हाथ दुख रहा है, बहुत ज्यादा दुख रहा है, तो लेके जाओ। ठीक है, मेरा काम है आपको अवेयर करना, मैं आपका टीचर हूँ। डेफिनेटली विद इन द बुक तो पढ़ाऊंगा ही, आउट ऑफ द बुक भी लेके जाऊंगा। ठीक है, मूविंग ऑन टुवर्ड्स our टॉपिक ग्लाइकोसाइड्स। नेक्स्ट derived sugar or modified sugar is glycoside, which is again derived from monosaccharide, and it is formed by combination of hemiacetal with alcohol। हेमिएसिटल और अल्कोहल को मिला के एसिटल्स बनते हैं, जिनको ही हम ग्लाइकोसाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोसाइड। और इसके एग्जाम्पल है आउबेन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। आउबेन, it is used in हार्ट ट्रीटमेंट। ठीक है, हार्ट ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। ऑल्सो it is concerned with heart, not heart treatment actually, it is concerned with heart. Mostly it is a potent inhibitor of Na positive K positive ion channels. Aubain and digitoxin, these are the inhibitors of Na positive K positive ion channels. Okay, these are glycosides. Then talking about deoxy and dideoxy sugars, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डीएनए आरएनए में प्रेजेंट रहती है। और डाइडिऑक्सी शुगर्स को यूज करके हम इवन न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसिंग भी कर सकते हैं। दैट मेथड इज नोन एज सैंगर्स मेथड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग, जिसमें डाइडिऑक्सी शुगर यूज करते हैं। ओके, नाउ डिऑक्सी एंड डाइडिऑक्सी शुगर्स को समझने के लिए पहले तो हमें राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर पता चाहिए। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज शुगर, which is having HOH, HOH, HOH and CH2OH। यहाँ पर हमने हाइड्रोजन को दिखाया नहीं है, जहां पर कुछ नहीं है वहां पर हाइड्रोजन प्रेजेंट। तो ये हो गया डीऑक्सी राइबो, सॉरी ये हो गया डी राइबोस। क्या हो गया? डी राइबोस।
अब इस डी राइबोज से हम डीऑक्सी राइबोज भी तैयार कर सकते हैं एंड डाई डीऑक्सी राइबोज भी तैयार कर सकते हैं। अब सिंपली अगर हमने डीऑक्सी राइबोज तैयार करना है तो यहां से ऑक्सीजन निकाल दो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सेकेंड कार्बन, तो ये हो गई डीऑक्सी शुगर। ट्राइबोज शुगर या डीऑक्सी राइबोज शुगर जो कि डीएनए में प्रेजेंट रहती है, ठीक है। और अगर हमने सेकेंड एज वेल एज थर्ड कार्बन से दोनों से 2 ऑक्सीजन रिमूव कर दी, मतलब कि हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं इस एरिया में, इस ऑक्सीजन के ऊपर और इस ऑक्सीजन के ऊपर, तो हमें समझ में आ रहा है कि अब डाई डीऑक्सी शुगर रिमूव हो बन चुकी है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम second and third carbon that will lead to formation of dideoxy sugar. डाइडिऑक्सी शुगर, और इस डाइडिऑक्सी शुगर को हम सैंगर्स मेथड ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग में यूज कर सकते हैं। मतलब कि अगर हमें डीएनए का सीक्वेंस पता करना है तो डीएनए के सीक्वेंस को पता करने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं सैंगर्स मेथड ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग, उसमें डाइडिऑक्सी शुगर यूज की जाती है, ठीक है। देन टॉकिंग अबाउट oligosaccharides which are having 2 to 20 sugar residues। अगर 2 से 20 शुगर रेसिड्यूज प्रेजेंट है तो उनको हम ओलिगोसैकेराइड कहेंगे। और ये ओलिगोसैकेराइड जब बनते हैं तब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इनके बीच में प्रेजेंट रहेगा। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड शुगर्स में प्रेजेंट रहता है। सपोज दिस इज ग्लूकोज एंड दिस इज ग्लूकोज, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज ये एक डाइसैकेराइड बना, डाइसैकेराइड। और जब ये डाइसैकेराइड बना तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू दोनों भी ग्लूकोज रेसिड्यू अटैच है, and that formation of glycosidic bond is an condensation reaction in which there is removal of water molecule, right? There is removal of water molecule, okay. So talking about the simplest oligosaccharides or disaccharides, which is made up of only 2 sugar residues. Disaccharides, these are made up of only 2 sugar residues, ग्लूकोज ग्लूकोज, ग्लूकोज गैलेक्टोज, ग्लूकोज फ्रुक्टोज, ठीक है। तो इनको हम डाइसैकेराइड कहेंगे। डाइसैकेराइड में हमने कुछ रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग के बेस पर एक टेबल तैयार किया है। याद करो हमने मोनोसैकेराइड में ये कहा था कि सारे मोनोसैकेराइड, ऑल मोनोसैकेराइड्स एंड सम ऑलिगोसैकेराइड, जिसमें से मैक्सिममली disaccharides are having reducing nature। इस टेबल में हमने मेंशन कर दिया है कि कौन से डाइसैकेराइड रिड्यूसिंग है, कौन से नॉन रिड्यूसिंग। फिर से एक बार आपको याद दिला देता हूं कि रिड्यूसिंग शुगर ये वो शुगर है जिसके पास
फ्री रिएक्टिव ग्रुप प्रेजेंट रहता है, आइदर अल्डिहाइड CHO ग्रुप और कीटोनिक दैट मींस कार्बोनिल ग्रुप। सो पहला जो डाइसैकेराइड हमने टेबल में एनलिस्ट किया है, इट इज माल्टोज which is having reducing nature and is made up of glucose unit which are bound together by alpha 1,4 glycosidic bond. Alpha 1,4 glycosidic bond. फर्स्ट ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और सेकेंड ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, और इन शुगर्स का जो फंक्शनल ग्रुप है वो फ्री है, जिसकी वजह से रिड्यूसिंग नेचर इनके पास प्रेजेंट है। दूसरा एग्जांपल है लैक्टोज, जो कि मिल्क में प्रेजेंट रहता है, इसको मिल्क शुगर भी कहते हैं। इट इज अगेन ऑफ रिड्यूसिंग नेचर एंड इट इज मेड अप ऑफ गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, and the bond that is present between galactose and glucose is beta 1,4 glycosidic bond. Beta 1,4 glycosidic bond. Then talking about sucrose, which is non-reducing and it is made up of again glucose plus fructose, and it is having alpha 1 beta 2 glycosidic bond. Alpha 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहाँ पर अल्फा और बीटा क्या रिप्रेजेंट करते हैं? OH ग्रुप की पोजीशन। पहले ग्लूकोज का जो कार्बन नंबर 1 है उसके पास OH ग्रुप बिलो द प्लेन प्रेजेंट है, इसलिए अल्फा 1। और ये जो फ्रुक्टोज है इसके सेकेंड कार्बन का OH ग्रुप ये अबाउ द प्लेन प्रेजेंट है, जिनमें अब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, और इस बॉन्ड को हम अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहेंगे। देन नेक्स्ट एग्जांपल इज ट्रेहालोज, व्हिच इज अगेन नॉन रिड्यूसिंग। इट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लूकोज एंड द बॉन्डिंग इज अल्फा 1 अल्फा 1। देन टॉकिंग अबाउट सेलोबायोज, व्हिच इज हैविंग रिड्यूसिंग नेचर and the bonding that is present between glucose and glucose residue is beta 1,4 glycosidic bond। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया? ओके, देन टॉकिंग अबाउट माल्टोज फर्स्ट। माल्टोज, अब माल्टोज के बारे में अगर हम बात करें तो इट इज द इंटरमीडिएट ऑफ स्टार्च हाइड्रोलिसिस। स्टार्च को जब हम डिग्रेड करेंगे तो एज एन इंटरमीडिएट हमें माल्टोज मिलेगा, एंड इट इज प्रेजेंट इन फ्रूट जूसेस। मतलब कि माल्टोज जो है वो प्लांट कंसर्न है, ऐसा हमें बात समझ में आ रही है। इसका कंपोजिशन क्या है ऑलरेडी हमने देख लिया है, इसका बॉन्डिंग भी हमने ऑलरेडी देख लिया है। सिर्फ हमें ये समझ में आने को होना कि माल्टोज के पास जो बॉन्डिंग है इट इज अल्फा 1,4 बॉन्डिंग, जिसकी वजह से माल्टोज जो है उसके अंदर ऐसे बैंड्स प्रेजेंट रहते हैं। ये जो अल्फा बॉन्डिंग है वो सिस बॉन्डिंग है, याद करो, सिस ट्रांस। ये हमने लिपिड में भी कई बार पढ़ा होगा कि सिस बॉन्डिंग की वजह से बेंडिंग होता है, ट्रांस की वजह से शीट तैयार होती है, स्ट्रेट स्ट्रक्चर तैयार होती है। तो सिस की वजह से यहाँ पर बेंड होता है स्ट्रक्चर में, किंक कह लो या बेंड कह लो, इनका फॉर्मेशन होगा जिसकी वजह से स्ट्रक्चर थोड़ा राउंड बनेगा। ठीक है, माल्टोज। माल्टोज के बाद अब हम बात करेंगे अबाउट लैक्टोज। लैक्टोज को हम मिल्क शुगर कहते हैं, क्योंकि
मिल्क में ये प्रेजेंट रहती है, एंड दैट मिल्क शुगर is having beta 1,4 glycosidic bond which is made up of galactose and glucose. एक बात ऐड कर लो माल्टोज में कि माल्टोज को ब्रेक डाउन करने वाला, ये सिस बॉन्डिंग को ब्रेक डाउन करने वाला जो एंजाइम रहेगा उसको हम कहेंगे माल्टेज। नाम पर से समझ में आ रहा है माल्टेज। और जो लैक्टोज की बीटा 1,4 बॉन्डिंग को ब्रेक करेगा उसे हम लैक्टेज कहेंगे। उस एंजाइम को क्या कहेंगे हम? लैक्टेज एंजाइम। और ये लैक्टेज एंजाइम डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कि चिल्ड्रंस में और जो फीडिंग बेबीज रहती हैं दे आर हैविंग हाई अमाउंट ऑफ लैक्टेज इन देयर स्टमक। लैक्टोज की बात कर लिए तो हमको लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में भी देखना पड़ेगा। कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको लैक्टोज टॉलरेट नहीं होता, वो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को कंज्यूम नहीं कर पाते, and that is due to low expression of lactase enzyme. Or you can say even no expression, low expression कह लो या no expression कह लो, एक ही चीज। तो अगर पेशेंट कंज्यूम करता है लैक्टोज को तो डाइजेशन नहीं होगा, डाइजेशन नहीं होगा तो जो गट माइक्रो फ्लोरा है जैसे कि ई कोलाई की ग्रोथ होगी, और ई कोलाई की ग्रोथ होगी तो फिर वहां पर डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स तैयार होंगे जैसे कि इनडाइजेशन, अपचन। ठीक है। तो अगर मिल्क डिफिशियंसी मतलब कि मिल्क अगर कंज्यूम नहीं कर पाते हो तो कैल्शियम की डिफिशियंसी होगी, बिकॉज मिल्क इज द सोर्स ऑफ कैल्शियम। तो ऐसे केस में लैक्टोज इंटॉलरेंट बेबी में कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाएगी। तो फिर इसके ऊपर प्रिवेंटिव मेजर क्या है कि अगर आप मिल्क या मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स नहीं खा सकते हो तो आप एक काम करो, फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स खाओ, है ना। इसके लिए सजेशंस क्या है? आप मिल्क नहीं, मिल्क प्रोडक्ट जो कि फर्मेंटेड है जैसे कि कर्ड हो गया, योगर्ट हो गया, चीज हो गया, वो खाओ, इससे कैल्शियम लो। ठीक है, क्योंकि इसमें लैक्टोज प्रेजेंट नहीं रहता। लैक्टोज फर्मेंट होने के बाद मिल्क में लैक्टोज जो रहता है वह लैक्टोज फर्मेंट होने के बाद उसको जो सैक्रोमाइसस सेरेवेसी है वो यूज करता है और लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है। जैसे जैसे उसकी एक्टिविटी बढ़ेगी वैसे वैसे स्लोली स्लोली जो मिल्क है वह कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। देन टॉकिंग अबाउट सुक्रोज, जिसको हम शुगर केन में प्रेजेंट है ऐसा समझते हैं, मतलब कि टेबल शुगर कहते हैं इसको, सुक्रोज। इट इज आल्सो नोन एज टेबल शुगर, जो हमारे डे टू डे लाइफ में किचन में यूज की जाती है। और ये सुक्रोज प्रेजेंट रहता है शुगर केन में, इज प्रेजेंट इन शुगर केन। सुक्रोज is non-reducing in nature and it is made up of glucose residue, right? Sorry, glucose plus fructose, my mistake। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से बनता है सुक्रोज और ये नॉन रिड्यूसिंग नेचर का है। तो जब किसी सोर्स से, प्लांट के अंदर सोर्स जैसे कि लीफ हो गया, तो लीफ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के बाद वो आइदर सुक्रोज तैयार करता है
और स्टार्च तैयार करता है। तो बेसिकली बाद में सुक्रोज स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, या स्टार्च को भी सुक्रोज में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन सोर्स टू सिंक मतलब कि जिस एरिया में सुक्रोज बना है या स्टार्च बना है, उस एरिया से ऐसे एरिया में जहां पर स्टार्च या सुक्रोज की रिक्वायरमेंट है, मतलब कि सिंक में अगर पहुंचाना है सुक्रोज शुगर को, तो जो फॉर्म प्रिफर किया जाता है वो है सुक्रोज, क्योंकि ये जब ट्रैवल करेगा तब किसी के साथ भी रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। तो सिंक माने के कौन से एरिया, रूट्स एरिया हो गया, है ना, स्टेम एरिया हो गया। तो वहां पर जो सेल्स प्रेजेंट है वहां को शुगर की रिक्वायरमेंट रहती है। तो सोर्स टू सिंक अगर शुगर को भेजना है थ्रू फ्लोएम, पता है ना हमें, फ्लोएम के थ्रू फूड को भेजते हैं सोर्स से सिंक की तरफ। जब शुगर को भेजा जाएगा तो वो सुक्रोज फॉर्म में भेजा जाएगा, क्योंकि सुक्रोज नॉन रिएक्टिव है। नॉन रिएक्टिव होने की वजह से एज अ ट्रांसपोर्ट फॉर्म उसे प्रिफर किया जाता है प्लांट्स के अंदर। और आगे जाकर हम देखेंगे कि सोर्स सेल जिसने जिसने सुक्रोज को बनाया है वो एपोप्लास्टिक फ्लोएम लोडिंग करेगा। एपोप्लास्टिक फ्लोएम लोडिंग करेगा, जिससे कि अब सुक्रोज फ्लोएम में चली जाएगी और फिर बाद में ट्रांसपोर्ट होके सिंक के पास पहुंच जाएगी। ठीक है। देन टॉकिंग अबाउट ब्लड ग्लूकोज लेवल, क्योंकि ये सुक्रोज हम भी खाने वाले हैं और इस सुक्रोज को तोड़कर हम ग्लूकोज बनाने वाले एनिमल्स है। और इस ग्लूकोज की लेवल हमारी बॉडी में 100 to 200 mg पर डेसीलीटर रहनी चाहिए। अगर एक्सेस ग्लूकोज हो गया तो डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है, इसलिए शुगर को कम से कम यूज किया करो। हमारी किचन में 5 ऐसी वाइट चीजें हैं जो कि हमारे लिए हानिकारक है। इसमें से पहला है मैदा, दूसरा है शुगर, तीसरा है सॉल्ट। ये तीन मेजर है। ये तीन मेजर है। अगर इस पर खाना आपने कंट्रोल कर लिया, शुगर पे, सॉल्ट पे और मैदे पे, तो डेफिनेटली जो लाइफ है वो और ज्यादा जी जाएगी। ठीक है। देन one thing you should know that sugar is known as सॉरी, शुगर को टेबल शुगर कहते हैं और शुगर हमारे डे टू डे लाइफ में यूज के लिए। चलो ठीक है। एक पॉइंट आपको समझने को होना कि सुक्रोज को इन्वर्टेज नाम का एंजाइम कन्वर्ट कर देता है इन्वर्ट शुगर में, एंड दिस इन्वर्ट शुगर is more sweeter than sucrose. It is more sweeter than sucrose. ठीक है। Then talking about ट्रे हेलोस। ट्रे हेलोस के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है कि ट्रे हेलोस ये इंसेक्ट हीमोलिम्फ में प्रेजेंट रहता है। Is present in insect hemolymph and it is having alpha 1 glycosidic bond। अगेन दोनों तरफ डी ग्लूकोज प्रेजेंट रहेगा, डी ग्लूकोज से ही बनता है और ये नॉन रिड्यूसिंग नेचर का है। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज प्रेजेंट इन इंसेक्ट हीमोलिम्फ, तो इट इज ट्रे हेलोस।
Then talking about cellobiose, which is formed due to hydrolysis of cellulose, which is a polysaccharide. Right? And this cellobiose is a reducing sugar. Is a reducing sugar. So that is all about disaccharides. Now let us talk about ट्राइसैकेराइड, जिसमें भी पहला एग्जांपल है रैफिनोज। अब आपको ये डायग्राम नहीं निकालनी है, आपको सिंपली लिखना है गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, दिस विल फॉर्म रैफिनोज। And this raffinose is a non-reducing sugar. This is a non-reducing sugar. It is one of the form which is preferred to be a transported form of starch. मतलब कि स्टार्च को हमने देखा सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, उसी तरह रैफिनोज के फॉर्म में भी कुछ अमाउंट को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो रैफिनोज कैन बी यूज्ड एज sugar transport form. Sugar transport form in plant. ठीक है, रैफिनोज की तरह स्टैचियोज एंड वर्बास्कोज भी आता है। सो स्टैचियोज एंड वर्बास्कोज दोनों भी अगेन नॉन रिड्यूसिंग है और इनको भी ट्रांसपोर्टेड फॉर्म में यूज किया जाता है। स्टैच्यूज की अगर बात करोगे तो इट इज मेड अप ऑफ 2D ग्लूकोज प्लस 1 फ्रुक्टोज, 2 ग्लूकोज प्लस 1 फ्रुक्टोज रेसिड्यू से स्टैच्यूज बनता है। और अगर वर्बास्कोज की बात करोगे तो 3 गैलेक्टोज प्लस 1 ग्लूकोज, अब ये ग्लूकोज गैलेक्टोज सब डी फॉर्म ही प्रेजेंट रहेंगे, प्लस 1 फ्रुक्टोज, इससे बनता है वर्बास्कोज। राइट, वर्बास्कोज। These stachioz and verbascose are formed by companion cells. And what are companion cells? That we will later discuss in plant physiology. Okay, companion cells. यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा? So these are polysaccharides. Sorry, polysaccharide है, oligosaccharide. My mistake. Oligosaccharides. Now talking about glycolipids and glycoproteins. हम शुगर देख रहे हैं और शुगर में हमें वो शुगर देखना है जो लिपिड के साथ या किसी प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड रहती है। ये हमारे सामने प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसके ऊपर कोई एक्स नाम का प्रोटीन है। सपोज इस प्रोटीन के ऊपर हमको कार्बोहाइड्रेट की चेन्स दिख रही है, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे। और ग्लाइकोलिपिड मतलब कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें लिपिड है और लिपिड के साथ एसोसिएटेड है कार्बोहाइड्रेट चेन्स, उसको हम ग्लाइकोलिपिड कहेंगे। याद रखना, ये जो शुगर्स रहती है या प्रोटीन और लिपिड कंटेनिंग शुगर्स, दे आर मोस्टली प्रेजेंट ऑन एक्स्ट्रा सेलुलर साइट और एक्स्ट्रा सेलुलर फेस। मतलब कि ये आउटसाइड होगी, ये साइटोप्लाज्मिक फेस हो गया,
this is cytoplasmic phase and this is exoplasmic phase. आउटर साइड कह लो या एक्सोप्लाज्म कह लो, एक ही. So these carbohydrate are chains are present on the outside of the cell or exoplasm of the cell. और जिन कार्बोहाइड्रेट चेन को हम बता रहे हैं, these are mostly oligosaccharides, जो कि एसोसिएटेड रहते हैं आइदर प्रोटीन के साथ और लिपिड के साथ. ये कोई मोनोसैकेराइड नहीं रहते, ये कोई पॉलीसैकेराइड नहीं रहते, ये ओलिगोसैकेराइड रहते हैं. 2 to 20 रेसिड्यूज से बने हुए रहते हैं, जो एक्सोप्लाज्मिक फेज में ग्लाइको प्रोटीन के साथ या लिपिड्स के साथ एसोसिएटेड रहते हैं. ठीक है. देन लेट अस टॉक अबाउट पॉलीसैकेराइड्स. So on the basis of composition, polysaccharides are of two types, and as we know that polysaccharides are made up of more than 20 sugar residues, इसलिए उनको polysaccharides कहा जाता है. और उनके दो मेजर कैटेगरीज है, होमोपॉलीसैकेराइड एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड. होमोपॉलीसैकेराइड जिसमें सिंगल टाइप ऑफ शुगर प्रेजेंट रहता है, single type of repeating sugar. हेटेरोपॉलीसैकेराइड में more than one type of repeating sugar present है. more than one type of repeating sugar present है. होमोपॉलीसैकेराइड को हम और दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन, वेदर दे आर परफॉर्मिंग एनर्जी फंक्शन और स्ट्रक्चरल रोल. एनर्जी फंक्शन जैसे कि स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड इन्यूलिन. स्टार्च जो कि एनर्जी फॉर्म है, जस्ट अ सेकेंड. So dear student, here we will stop for this time. हम पॉलीसैकेराइड को फिर से नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. ठीक है.